एक बार की बात है, रायगढ़ गांव में एक 7 साल की लड़की नेहा अपनी माता रेनू और पिता अशोक के साथ रहती थी। रेनू नेहा को रोज रात को सोते समय परियों की कहानियां सुनाया करती थी, जिस वजह से नेहा के दिमाग में परियों की जादुई बातें भरती गई और नेहा यही सोचती थी कि असल जिंदगी में भी परियां होती है और परियां एक न एक दिन उससे जरूर मिलने आएगी। एक दिन की बात है, नेहा अपनी माँ से रात को कहानी सुन रही थी। तभी उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या सच में परियां होती हैं? ये मुझसे मिलने आएंगी? नेहा की माँ रेनू मुस्कुराते हुए बोलती है, ये तो नहीं पता मुझे बेटा, मगर जो बच्चे अच्छे होते हैं और अपने माता पिता की बात मानते हैं और अच्छे काम करते हैं, परियां उन बच्चों से बहुत खुश होती है और उन बच्चों से मिलने भी आती है। सच में माँ, जो बच्चे अपने माता पिता की बात मानते हैं, परियां उनसे ही मिलने आती हैं। माँ, मैं अब से आपका सारा काम करूँगी और आपकी सारी बात मानूंगी। बस मुझे परियों से मिलना है, क्योंकि इस बार मैं अपना जन्मदिन बादलों में केक काट कर मनाना चाहती हूँ। रेनू नेहा की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और नेहा से कहती है, क्या बादलों में जन्मदिन? बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों माँ? परियां तो जादुई होती हैं, वो तो कुछ भी कर सकती हैं और मुझे अपना जन्मदिन बादलों में ही मनाना है। रेनू नेहा की बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि रेनू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि परियों की कहानी सुनाने की वजह से नेहा को परियों की कहानी सच लगने लगी। अगली सुबह रेनू अपने पति अशोक से परेशान होते हुए कहती है, अशोक, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। नेहा ने अजीब सी रट लगा रखी है। क्या कह दिया नेहा ने? नेहा कह रही थी कि उसे अपना जन्मदिन बादलों में केक काट कर मनाना है। अब बादलों में केक कहाँ से आएगा? रेनू, ये सब तुम्हारी परियों की कहानी की वजह से हुआ है। मैंने तुमसे कहा था ना कि नेहा को जादुई परियों की कहानी कम सुनाया करो, क्योंकि उससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। देख लिया ना तुमने नतीजा। अब कैसे समझाएंगे हम नेहा को? मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ? तुम चिंता मत करो, उसका जन्मदिन आने दो। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन नेहा अपनी दोस्त रोशनी के साथ खेल रही थी, तो रोशनी नेहा से कहती है, नेहा, तुम्हारा तो अब जन्मदिन आने वाला है ना? तुम मुझे बुलाओगी ना अपने जन्मदिन पर? नहीं रोशनी, इस बार मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर नहीं बुला पाऊंगी, क्योंकि मैं अपना जन्मदिन इस बार बादलों में केक काट कर मनाऊंगी। तो तुम वहाँ कैसे आ पाओगी? अरे नेहा, तुम क्या कह रही हो? तुम अपना जन्मदिन बादलों में कैसे मना सकती हो? तुम क्या कोई परी हो? नेहा जोरों से हंसने लगती है और रोशनी से कहती है, मुझे पता है, पर तुम देखना, इस बार परियां मेरा जन्मदिन मनाने के लिए खुद आएंगी और वो बादलों में केक भी बनाएंगे मेरे लिए। नेहा, तुम पागल हो गई हो क्या? इसलिए ऐसी बातें कर रही हो? नहीं रोशनी, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता ना, तो तुम देख लेना, इस बार मेरा जन्मदिन परियां बादलों में केक काट कर मनाएंगी। नेहा ये कहकर घर पर आ जाती है। घर आने के बाद वो अपनी माँ से कहती है, माँ, अब तो मेरे जन्मदिन में बस एक ही हफ्ता रह गया है, परियां क्यों नहीं आ रही हैं? मुझे अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना है। नेहा की बात सुनकर रेनू थोड़ी हैरान होकर नेहा से प्यार से कहती है, बेटा, परियां नहीं होती है, मैं तो बस तुम्हें कहानियाँ सुनाया करती थी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो अपना जन्मदिन इस बार बादलों में ही मनाना है। बस मैंने कह दिया, अब मुझे कुछ नहीं पता। अरे बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। हम तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे और तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार लाएंगे। पर नेहा रेनू की बात नहीं मानती और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और नेहा का जन्मदिन आ जाता है। वो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो परियों से मिलना चाहती थी। उसे खुश देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे, पर उन्हें डर था कि अगर परियां नहीं आई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक किसी ने परियों को देखा ही नहीं था। धीरे धीरे दिन गुजरा और शाम हो गई। शाम के समय रेनू नेहा से कहती है, नेहा, चलो बेटा, केक खरीदने चलते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हारा केक काटना है ना? नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा केक तो परियां लेकर आएंगी और मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा जन्मदिन बादलों में मनेगा, तो बादलों में ही मनेगा। बस मैं इंतजार करूंगी। अरे बेटा, असलियत में परियां नहीं होती है। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि मैं तुम्हारा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगी।
तभी वहाँ अशोक आ जाता है और नेहा से कहता है, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। ये सब तो बस कहानियों में होता है, असलियत में नहीं होता बेटा। चलो अब केक लेने चलते हैं, वरना ज्यादा शाम हो जाएगी और तुम अपना जन्मदिन नहीं मना पाओगी। नेहा रोने लगती है और अशोक से कहती है, नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा जन्मदिन तो परियां ही मनाएंगी, मैं उनका इंतजार करूंगी। और ये कहकर नेहा जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर रेनू और अशोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक उनके घर में तेज रोशनी पड़ती है और 4 परियां उनके घर पर आ जाती है। परियों को देखकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं और नेहा बहुत खुश हो जाती है और अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, देखो परियां आ गईं। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मेरा जन्मदिन परियां ही मनाएंगी। पहली परी का नाम बाल परी, दूसरी का नाम गुलाबी परी, तीसरी परी का नाम प्रिया परी और चौथी परी का नाम चांदनी परी होता है। तभी बाल परी नेहा से मुस्कुराते हुए कहती है, नेहा, तुम उदास मत हो, हम तुम्हारा जन्मदिन जरूर मनाएंगे। तुम हमें इतने दिनों से याद कर रही थी तो हमें आना ही पड़ा। पर आप लोगों ने इतनी देर क्यों की आने में? आप पहले भी आ सकती थी ना। तभी दूसरी परी गुलाबी परी मुस्कुराते हुए नेहा से कहती है, नेहा, हमें तो तुम्हें सरप्राइज देना था, इसलिए हम इतनी देर से आए। वैसे तुम्हें हमारा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब आप मेरा जन्मदिन मनाएंगी ना? तभी तीसरी परी प्रिया परी नेहा से कहती है, हाँ नेहा, क्यों नहीं, तुमने जैसा कहा था वैसा ही तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। तभी चौथी परी चांदनी परी ने नेहा से मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, अब तुम्हारा जन्मदिन बादलों में ही मनाएंगे। तुम हमारे साथ चलो और आप लोग भी चलिए। इसके बाद परियां अपनी जादुई छड़ी से उन लोगों को बादलों में लेकर चली जाती है। बादलों में जाने के बाद बाल परी नेहा से कहती है, नेहा, हमने तुम्हारे लिए केक बनाया है। और ये कहकर वो अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ पर 4 केक प्रकट हो जाते हैं। नेहा केक को देखकर बहुत खुश होती है और अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, बादलों में केक। मैंने आपसे कहा था ना, मैं अपना जन्मदिन बादलों में ही मनाऊंगी और बादलों में ही केक काटूंगी। नेहा की माँ रेनू खुश होते हुए नेहा से कहती है, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। तभी गुलाबी परी मुस्कुराते हुए नेहा से कहती है, नेहा, चलो अब तुम केक काटो, फिर तुम्हें एक और जादू देखने को मिलेगा। एक और जादू? क्या आप सच कह रही हैं? तभी प्रिया परी बड़े प्यार से नेहा से कहती है, हाँ नेहा, वो सरप्राइज तुम्हारा जन्मदिन का गिफ्ट होगा। अब जल्दी से चारों केक काटो। परियों की बातें सुनकर नेहा केक काटने लगी। जैसे ही नेहा केक काटती है, वो केक घरों में बदल जाता है। ये देखकर नेहा और उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं। तभी चांदनी परी नेहा से कहती है, कैसा लगा नेहा तुम्हें हमारा गिफ्ट? मुझे बहुत अच्छा लगा गिफ्ट। मैं बहुत खुश हूँ इस सरप्राइज से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परियों, आपने मुझे इतना अच्छा केक घर गिफ्ट किया। बाल परी नेहा से कहती है, तुम इस केक के घर में आराम से रहना। तुम्हें इस घर में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी। क्या आप सच कह रही हैं? पर हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? तभी प्रिया परी नेहा से कहती है, आज की रात आप लोग इन घरों में आराम से रह सकते हो। इन सभी घरों में आपकी सारी जरूरत की चीजें होंगी। इसके बाद नेहा और उसके माता पिता केक के घर में जाते हैं। वो घर अंदर से दिखने में बहुत ही सुंदर और आलीशान होता है। परियां भी उनके साथ केक के घरों में जाती है और सब मिलकर नेहा का जन्मदिन खुशी खुशी मनाते हैं। और जैसे ही सुबह होने वाली होती है तो चांदनी परी नेहा से कहती है, नेहा, अब तुम्हारा पृथ्वी पर जाने का समय आ गया है। ठीक है परी जी, लेकिन आप मुझसे मिलने आते रहना, मैं आपको बहुत याद करूंगी। जरूर नेहा, तुम जब भी हमें दिल से बुलाओगी तो हम लोग तुमसे मिलने जरूर आएंगे। इसके बाद परियां अपनी छड़ी से उन्हें पृथ्वी लोक पहुंचा देती है और जब वो लोग देखते हैं तो वो अपने बिस्तर पर होते हैं। नेहा को समझ आ जाता है कि ये सब परियों ने किया है और अब नेहा खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ रहने लगी। सांवली परी की जादुई ड्रेस। एक समय की बात है, राधा अपने माता पिता के साथ जौनपुर नाम के गाँव में रहा करती थी। राधा के पिता सोहन और उसकी माँ वैशाली राधा से बहुत प्यार करते थे। वो बहुत मेहनत करते थे।
ताकि राधा को किसी भी तरह की कमी ना हो। फिर ऐसे ही एक दिन राधा के पिता राधा से कहते हैं, राधा बेटा, तुमने 2 दिन पहले कहा था कि तुम्हें शॉपिंग पर जाना है। हाँ पापा, लेकिन आप मुझे लेकर ही नहीं गए थे। क्योंकि उस दिन मुझे काम था बेटा, पर तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा और तुम्हें जो जो चाहिए तुम मुझे बता देना, हम वो सब खरीद लेंगे। आप सच कह रहे हैं पापा? मैं अपनी बेटी से भी भला झूठ बोल सकता हूँ क्या? थैंक यू सो मच पापा, यू आर द बेस्ट। अच्छा, अपनी मम्मी को बोल दो कि तैयार हो जाए, वरना तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी मम्मी को तैयार होने में कितना टाइम लगता है। बाप बेटी आपस में मेरे बारे में क्या खुसर फुसर कर रहे हो? कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, है ना राधा बेटा? हाँ पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों बाप बेटी ने टीम बना ली है और मुझे अलग कर दिया है। कोई नहीं, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। ऐसा कहकर वैशाली वहाँ से हंसते हुए निकल जाती है। फिर वो तीनों कुछ ही देर में शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वो लोग काफी शॉपिंग करते हैं और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर घर आने लगते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा हादसा होता है जिनके बारे में उनमें से किसी ने नहीं सोचा होता। उनकी गाड़ी एक बहुत ही बड़े ट्रांसपोर्ट के ट्रक से टकरा जाती है। उस हादसे में राधा को तो छोटी मोटी चोटें आती है, परंतु आगे की सीट पर होने के कारण राधा के पिता और माता की मृत्यु हो जाती है। आसपास के लोग जैसे तैसे करके राधा को अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां नॉर्मल इलाज से ही राधा बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन राधा को जैसे ही होश आता है और अपने माता पिता के बारे में पता चलता है, वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। इसके बाद राधा की बुआ कोमल राधा के पास आती है। कोमल की अभी अभी शादी हुई थी, परंतु जैसे ही वो अपने भाई और भाभी के बारे में ये खबर सुनती है, वो बिना देर लगाए राधा के पास आ जाती है। मत रो बेटा, जो होना था हो गया, अब कुछ बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर तू ऐसे रोते रहेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। और तू ही बता, क्या ये सब भाई और भाभी को अच्छा लगेगा? पर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मम्मी पापा कहते थे कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, परंतु अगर वो मुझसे प्यार करते तो मुझे ऐसे छोड़कर थोड़ी ना जाते। ऐसा कहकर राधा रोने लग जाती है, परंतु कोमल उसे जैसे तैसे संभालती है। कुछ दिन तो कोमल राधा के साथ अस्पताल में रहती है, परंतु फिर उसे वापस अपने ससुराल जाना पड़ता है। कुछ दिनों में राधा डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है, पर अब पूरा घर एक सुनसान जंगल सा बन चुका था, जहां सिर्फ राधा की आवाजें गूंज रही थी। कुछ दिन तो राधा जैसे तैसे निकाल लेती है, परंतु अब उसके पास पैसों और खाना की कमी होने लग जाती है। वो नहीं जानती थी कि आखिर क्या करा जाए। तभी एक दिन वो अपनी बुआ को फोन करती है और कोमल राधा के पास दौड़ी चली आती है। क्या हो गया बेटा, सब ठीक तो है ना? तूने मुझे कॉल किया था। इसके बाद राधा कोमल को सारी बात बताती है। अगर ऐसी बात है तो तू मेरे साथ चल। वैसे भी यहाँ तेरा ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। अगर तू मेरे साथ रहेगी, मेरी आंखों के सामने रहेगी, तो मैं तेरा ख्याल तो रख सकती हूँ। ऐसा कहकर कोमल राधा को अपने ससुराल ले आती है, परंतु कोमल की सास जैसे ही कोमल की बात सुनती है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। अरे, हमने क्या कोई धर्मशाला खोल रखी है कि जिसका मन किया यहाँ आ जाए? अब तेरा भाई मर गया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू उसकी बेटी का बोझ हमारे सर पर मढ़ देगी। जा, इसे जाकर कहीं छोड़ कर आ। माँ जी, ये भी केवल 6 साल की है, ये कहाँ जाएगी? कौन इसका ध्यान रखेगा? आप ही बताइए। ये सब मैं नहीं जानती, जो मैंने कह दिया मतलब कह दिया। नहीं माँ जी, मैं ऐसे वक्त में इसका साथ नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तो तू भी अभी के अभी यहाँ से निकल जा। इसके बाद कोमल राधा के साथ उसके घर आ जाती है और वहीं रहने लग जाती है। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें पता चलता है कि राधा के पिता का घर ऑफिस का दिया हुआ था, इसलिए उन्हें वो घर खाली करना पड़ता है। कोमल को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो पास वाले जंगल में एक झोपड़ी बनाकर राधा के साथ रहने लग जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं।
एक दिन कोमल का पति उसे ढूंढता ढूंढता उनकी झोपड़ी में आ जाता है। ये क्या कोमल, तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? चलो घर वापस चलो। आप सारी बातें जानते ही हैं, क्यों मैं यहाँ आई? फिर क्यों मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे हैं? ये छोटी सी बच्ची अपना ध्यान कैसे रखेगी? कहाँ जाएगी, क्या करेगी, आप ही बताइए। कोमल, अगर माँ नहीं चाहती कि हमारे घर में कोई अनजान रहे तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज तुम अपनी जिद छोड़ो और घर चलो। मैं अपनी जिद तो छोड़ सकती हूँ, पर इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक है, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं तुमसे भी बड़ा जिद्दी हूँ। अगर तुम आज मेरे साथ नहीं चली तो मैं आज के बाद तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूंगा। ऐसा कहकर कोमल का पति वहाँ से जाने लगता है और कोमल को अपने पति की इस जिद के आगे झुकना ही पड़ता है और वो अपने पति के साथ चली जाती है। परंतु अब राधा झोपड़ी में अकेली पड़ जाती है। कुछ दिन तो वो झोपड़ी में बचे कुचे खाने से अपना गुजारा कर लेती है, परंतु फिर वो खाने के लिए इधर उधर भटकने लगती है। 3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। वो बहुत बुरी तरह भूखी होती है। वो नदी किनारे चल ही रही होती है, तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, आखिर ये मेरी जिंदगी है या किसी फिल्म की स्टोरी जो दिन पर दिन बदतर होते जा रही है। पहले मेरे माता पिता चले गए, फिर घर, और अब मेरी बुआ और मुझे इस तरह जीना पड़ रहा है। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। ऐसा कहकर राधा नदी में छलांग लगा देती है और नदी के तेज बहाव के कारण आगे बहने लग जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, बचाओ कोई, बचाओ कोई, कोई मेरी मदद करो, मैं डूब रही हूँ। राधा जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाने लगती है। तभी आसमान में उड़ रही एक परी उसको देख लेती है और जल्दी से जमीन पर आकर राधा की जान बचा लेती है। फिर राधा को जैसे ही होश आता है, वो अपने सामने एक परी को पाती है। तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम इस नदी में कैसे गिर गई थी? मैं इस नदी में गिरी नहीं थी, बल्कि जानबूझकर कूदी थी। पर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं आत्महत्या करना चाहती थी। मुझे अपने जीवन से नफरत हो गई है और मैं इसे जीना नहीं चाहती। तुम तो बहुत ही छोटी हो, तुम्हारे दिमाग में अपनी जिंदगी को खत्म करने का ख्याल कैसे आया? मुझे पूरी बात बताओ। मेरा परिवार तो बहुत ही खुशहाल परिवार में से एक था। मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे, परंतु एक दिन भगवान ने मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया। फिर मैं जिस घर में रहती थी उसे भी मुझसे छीन लिया। जब मेरी बुआ मेरे पास रहने आई तो भगवान ने उन्हें भी मुझसे दूर कर दिया। अब मैं दाने दाने के लिए मोहताज हूँ। मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया और इसी वजह से मुझे मरना बेहतर लगा, इसलिए मैं इस नदी में कूद गई। मैं जानती हूँ तुमने अपने जीवन में कभी संघर्ष नहीं देखा और ना ही किया है, इसलिए तुमने मुसीबत को देखते ही उससे भागने का मन बना लिया। पर ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप मेरा दुख नहीं समझेंगी। आप तो परी हैं, आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। बिल्कुल भी नहीं राधा, हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है। मैं जब 2 साल की थी तब से ही मैं बहुत कुछ सहन कर रही हूँ। तुम जानती हो, ये जो मेरा सांवला रंग है, इसकी वजह से मुझे परीलोक में कितना कुछ सुनना पड़ता है। सबको सुंदर और खूबसूरत परियां अच्छी लगती हैं, परंतु मेरा रंग सांवला है, जिस कारण मुझे बहुत कम ही लोग पसंद करते हैं। परंतु मैंने कभी इस कारण अपनी जान नहीं दी और ना ही कभी ऐसा करने के बारे में सोचा। मैंने हमेशा दूसरे लोगों और बच्चों को इसी बारे में जागरूक किया कि तन की खूबसूरती से ज्यादा मन की खूबसूरती मायने रखती है। आप सच कह रही हैं? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं अभी तक कई बच्चों को ये बात सिखा चुकी हूँ। साथ ही साथ जिन लोगों का रंग मेरी तरह ही सांवला या काला होता है, मैं उन्हें भी आत्मविश्वास देती हूँ ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाएं। और अब तुम्हें भी मैं यही सलाह देना चाहती हूँ कि हालातों से लड़ना सीखो, उनसे हारना नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं सच में बहुत जल्दी हार गई थी, परंतु अब आपकी बात सुनकर मेरे अंदर आत्मविश्वास जाग गया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारे इसी आत्मविश्वास के लिए मैं तुम्हें अपनी ये जादुई ड्रेस देना चाहती हूँ। ये जादुई ड्रेस क्या करती है? ये जादुई ड्रेस तुम्हें मेरे साथ परीलोक चलने में मदद करेगी और वहाँ के तौर तरीके सीखने में भी ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। इसका मतलब ये है कि आप मुझे अपने साथ परीलोक ले जा रही हैं? हाँ बिल्कुल,
मैंने तुम्हारे अंदर वो गुण देखे हैं जो मैंने अभी तक किसी के भी अंदर नहीं देखे। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ परीलोक चलो, वहाँ शिक्षा लो और भविष्य में जाकर एक अच्छी परी बनो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। इसके बाद वर्षा परी राधा को लेकर परीलोक चली जाती है और राधा का दाखिला एक परीलोक के स्कूल में करा देती है, जहाँ राधा को परियों के जादू एवं तिलिस्म सिखाए जाते हैं और कुछ ही सालों में राधा सब कुछ बहुत ही अच्छे तरह से सीख लेती है। जिसके बाद वर्षा परी राधा को रानी परी के पास ले जाती है और रानी परी अपनी जादुई शक्तियों से राधा को एक संपूर्ण परी में बदल देती है। वर्षा परी, तुमने फिर एक बार हमें गौरवान्वित किया है। तुम पृथ्वीलोक से इतनी समझदार और बहादुर लड़की को यहाँ लेकर आई और उसे परी बनाया। सच में तुम काबिले तारीफ हो। जो लोग और परियां तुम्हारा मजाक बनाते थे, वो तुम्हारा इस तरह का काम देखकर अब मुंह छुपाए फिरते हैं। हमें तुम पर गर्व है वर्षा परी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी। राधा, अब तुम पूरी तरीके से एक परी बन चुकी हो। अब तुम्हें पृथ्वीलोक जाकर जरूरतमंदों की मदद करनी होगी और ये साबित करना होगा कि तुम सच में एक परी बनने लायक हो। इसके बाद राधा वर्षा परी और बाकी सभी परियों के पैर छूकर पृथ्वीलोक की ओर बढ़ जाती है और फिर पृथ्वीलोक पर कुछ समय बिताती है। साथ ही साथ वो जरूरतमंदों की मदद करती है और अपना जीवन इसी तरह व्यतीत करने लग जाती है। अमीर गरीब का जन्मदिन। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में जिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। जिया के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उसकी माँ एक बहुत ही फेमस ड्रेस डिजाइनर थी। उनका परिवार शहर में सबसे अमीर परिवार था। जिया को कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी माँ उसके लिए खुद अपने हाथों से डिजाइनर कपड़े बनाती थी और उसके पिता अक्सर ही विदेश से उसके लिए अलग अलग तरह के खिलौने और नई नई टेक्नोलॉजी की चीजें लाया करते थे। परंतु वो बिजी होने के कारण जिया के साथ समय नहीं बिता पाते हैं, इसलिए वो महंगी महंगी चीजें लाकर जिया को दे दिया करते थे ताकि उसे किसी चीज की कमी महसूस ना हो। जिया बेटा, ये देखो, तुमने कहा था ना कि तुम्हें रेड फ्लावर वाली फ्रॉक चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए खास ये डिजाइनर फ्रॉक बनाई है। ऐसी फ्रॉक पूरे शहर में किसी के पास नहीं है। माँ, ये फ्रॉक तो सच में बहुत सुंदर है। इसे पहनकर तो मैं बहुत अच्छी लगूंगी। तू है ही इतनी सुंदर, इसलिए तू जो कुछ भी पहनेगी तुझ पर अच्छा ही लगेगा। चल अभी मैं चलती हूँ, मुझे एक क्लाइंट से मिलना है। ऐसा कहकर शालिनी अपने ऑफिस चली जाती है। जिया के घर के थोड़ी ही दूरी पर पिंकी का घर था। पिंकी की माँ जिया के घर में नौकरानी का काम करती थी, क्योंकि जिया को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसे हर चीज बस एक बार बोलने पर ही मिल जाती थी। इसलिए उसके अंदर अमीरी का घमंड आ चुका था। वो अक्सर बाकी बच्चों को अपनी चीजें दिखा दिखा कर चढ़ाया करती थी और अक्सर वो ऐसा पिंकी के साथ ही करती थी, क्योंकि पिंकी की माँ राधा उसे अपने साथ काम पर ले जाती थी। देखो पिंकी, मेरी माँ ने मेरे लिए एक नया डिजाइनर फ्रॉक बनवाया है। ऐसा फ्रॉक पूरे शहर में किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे भी ऐसी फ्रॉक पहनने के लिए तरसते हैं, पर मुझे तो बस एक बार बोलने की देर लगती है और फिर कुछ ही समय में मेरे लिए ऐसी सब चीजें आ जाती हैं। क्योंकि पिंकी के अंदर अपनी माँ राधा के अच्छे संस्कार थे, इसलिए वो जिया से जलन करने की बजाय उसे समझाने की कोशिश करती है। जिया, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत कुछ है, परंतु तुम्हें इस तरह अपनी अमीरी का घमंड नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर तुम अमीर हो तो तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें लोग दुआएं देंगे। तुम्हारे पास ये सब कुछ नहीं है, इसलिए तुम बातें बना रही हो ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, पर सच्चाई मान लो कि मैं अमीर हूँ और तुम गरीब, जिस कारण तुम मेरे जैसी कभी नहीं बन सकती। पिंकी जानती थी कि जिया को समझाना मुश्किल है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती और अपनी माँ के पास चली जाती है। पिंकी का व्यवहार जैसा घर पर था वैसा ही स्कूल में भी था। वो स्कूल में अपने नए नए खिलौने और ड्रेस लेकर जाती थी और बाकी बच्चों को उन्हें दिखा दिखा कर चिढ़ाती थी। रोहित, ये तुम जो न्यू टॉय कार देख रहे हो, ये मेरे पापा लंदन से लाए हैं।
इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये हाथ से नहीं बल्कि रिमोट से चलती है। मैं जानती हूँ तुम्हें टॉय कार का बहुत शौक है, इसलिए मैं ये कार तुम्हें दिखाने के लिए लाई हूँ। जिया, क्या मैं इसे एक बार चला सकता हूँ? नहीं रोहित, मैं तो बस इसे तुम्हें दिखाने के लिए लाई थी। तुमने इसे हाथ लगाया और ये खराब हो गया तो? वो बेचारा बच्चा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिया अक्सर ही अपने क्लास के बच्चों के साथ ऐसा ही किया करती थी। वहीं दूसरी ओर पिंकी जिया के बिल्कुल विपरीत थी। वो बेशक गरीब थी, परंतु वो जितना हो सके उतना लोगों की मदद करती थी। क्या हो गया मीना, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरी आंख में 3 दिन से बहुत तेज दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है, पर मेरा होमवर्क अभी तक पूरा नहीं हुआ और आंख दर्द के साथ मुझसे वो हो भी नहीं पा रहा। अगर मैंने होमवर्क टाइम पर नहीं दिया तो टीचर जरूर मुझे डांटेगी और मेरे नंबर भी काट लेगी। कोई बात नहीं मीना, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। क्लास में चाहे किसी को भी मदद की जरूरत हो, तुम हमेशा आगे रहती हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लाओ तुम मुझे अपना होमवर्क दे दो। इसी तरह अक्सर पिंकी दूसरे लोगों की मदद किया करती थी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन जिया अपनी माँ से कहती है, माँ, कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन है, आप मुझे जन्मदिन पर क्या दोगी? तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए वो ले आऊंगी। माँ, मुझे एक ब्लू फ्रॉक चाहिए जिस पर व्हाइट फ्लावर लगे हों और वो आपके हाथों की बनी होनी चाहिए। ठीक है मेरी बेटी, मैं तेरे लिए बेस्ट से बेस्ट फ्रॉक बनाने की कोशिश करूंगी। इसके बाद जिया अपने पापा के पास जाती है। पापा, मेरा जन्मदिन आने वाला है। माँ ने तो मुझे बता दिया कि वो मुझे क्या देने वाली हैं। अब आप बताइए, आप मुझे क्या देने वाले हैं? मुझे पता है, जब से मैंने तुझे उस लंदन वाले टॉय प्लेन की फोटो दिखाई है, तूने उसे लेने का मन बना लिया है। इसलिए मैंने उस टॉय प्लेन का ऑर्डर बुक कर दिया है और वो तेरे बर्थडे तक घर आ जाएगा। क्या पापा, आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बेटी से भला झूठ बोल सकता हूँ क्या? यहाँ दूसरी ओर पिंकी के घर में पिंकी के पिता उसे सुबह उठाते हुए कहते हैं, पिंकी बेटा, कुछ दिनों बाद तेरा जन्मदिन है। मैं रोज सुबह जल्दी निकल जाता हूँ और रात को देर से आता हूँ, इसलिए तुझसे बात नहीं कर पाता। इसी कारण मुझे तुझे इतनी सुबह उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे जानना है कि तुझे अपने इस जन्मदिन पर क्या चाहिए। पापा, आपने मुझे सब कुछ दिला रखा है, लेकिन अगर जन्मदिन के तोहफे की बात है तो आप मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल ले आइएगा। मेरी पहले वाली चप्पल टूट गई है। ठीक है बेटा। संयोग से पिंकी और जिया का बर्थडे एक ही दिन होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और उन दोनों का बर्थडे आ जाता है। पिंकी के घर पर उसके पिता और उसकी माँ उसे सुबह उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी बेटी। भगवान तुझे वो हर खुशी दे जिसकी तू हकदार है। मेरी तरफ से भी मेरी बच्ची को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। भगवान तेरी उम्र लंबी करे। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी पापा। मैं पूरे साल अपने बर्थडे का इंतजार इसलिए ही करती हूँ ताकि आपके मुंह से ये शब्द सुन सकूं। यहाँ दूसरी ओर जिया जब उठती है तो देखती है कि घर पर उसकी माँ नहीं है। तभी जिया की एक नौकरानी हाथ में एक बक्सा लिए आती है और उस बक्से को जिया के हाथों में देते हुए कहती है, जिया बेटा, ये बक्सा मालकिन ने तुम्हें देने को कहा था। इसमें तुम्हारी बर्थडे की ड्रेस है और उन्होंने कहा था कि तुम सुबह उठने के बाद उन्हें कॉल कर लेना। ठीक है। इसके बाद जिया अपनी माँ शालिनी को फोन लगाती है। हेलो माँ, आप कहाँ हैं? बेटा, मुझे ऑफिस में कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं ऑफिस आ गई। पर तू चिंता मत कर, शाम तक मैं घर वापस आ जाऊंगी। और घर पर मैंने सारी तैयारियां करवा दी है। शाम से पहले तेरा बर्थडे केक तेरे टेबल पर होगा और सारी सजावट मैंने पहले से ही करवा रखी है और तेरे दोस्तों को भी इनविटेशन भेज दिया है। अरे बातों में तो मैं तुझे बर्थडे विश करना ही भूल गई। हैप्पी बर्थडे मेरी बच्ची। थैंक यू सो मच मम्मी। अब आप जल्दी से आ जाइए। इसके बाद जिया अपने पिता को फोन लगाती है। पापा, आप कहाँ हैं? आपने कहा था कि आप मेरे बर्थडे से पहले ही आ जाएंगे। बेटा, यहाँ मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं फ्लाइट नहीं पकड़ पाया और अब मैं इतनी जल्दी घर नहीं आ पाऊंगा।
पर तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा गिफ्ट भेज दिया है, वो तुम तक आज ही पहुंच जाएगा। एंड विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अच्छा, मैं बाद में करता हूँ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। ऐसा कहकर जिया के पिता कॉल काट देते हैं। जिया थोड़ी उदास हो जाती है और फिर कुछ देर बाद वो अपनी मम्मी की बनाई हुई ड्रेस पहन लेती है और अपने आप को शीशे में देखने लगती है। मम्मी ने तो बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाई है और ये मुझ पर कितनी जच रही है। अगर अभी मम्मी यहाँ होती तो मैं उन्हें गले लगाकर थैंक यू बोलती, पर कोई नहीं, शाम को तो वो आ ही जाएंगी। सुबह से दिन और दिन से शाम हो जाती है, परंतु शालिनी घर नहीं आती। शाम को जिया के फ्रेंड गिफ्ट लेकर उसके घर आ जाते हैं। हैप्पी बर्थडे जिया। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे जिया। थैंक यू सो मच। तुम लोग बैठ जाओ, थोड़ी देर में मेरी मम्मी आती ही होगी। जब वो आएंगी तब हम सब मिलकर केक काटेंगे। सब इंतजार करने लगते हैं, परंतु अब काफी टाइम हो चुका था, इसलिए जिया के फ्रेंड्स उससे कहते हैं, जिया अब हमें बहुत देर हो रही है, हमारे मम्मी पापा हमारी चिंता कर रहे होंगे, हमें चलना चाहिए। ऐसा कहकर जिया के सारे फ्रेंड्स चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जिया अपनी मम्मी को कॉल लगाती है। माँ, आप कहाँ हैं? अब तो रात होने वाली है, प्लीज घर आ जाइए। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे अभी टाइम लगेगा, प्लीज तुम अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मना लो। अपनी माँ की ये बात सुनकर जिया की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो अपने कमरे में जाकर खूब रोने लगती है। यहाँ दूसरी ओर पिंकी अपने सभी दोस्तों को अपने घर पर बुलाती है। वो केक काटने ही वाली होती है कि तभी उसकी माँ राधा कहती है, पिंकी, तुम्हें जिया को भी यहाँ बुलाना चाहिए, चाहे वो जैसी भी हो, पर वो तो तुम्हारी सहेली है ना। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसके बाद राधा और पिंकी जिया के घर जाते हैं। वो जिया को पूरे घर में ढूंढते हैं, पर वो वहाँ कहीं नहीं मिलती। फिर जब वो छत पर जाते हैं तो देखते हैं कि जिया एक कोने में बैठकर रो रही होती है। क्या हो गया जिया, तुम रो क्यों रही हो? इसके बाद जिया पिंकी को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं जिया, हो सकता है तुम्हारी मम्मी सच में बिजी हो, तुम चिंता मत करो, आज मेरा भी जन्मदिन है और मैंने भी अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है जहाँ मेरे दोस्त आए हैं, तुम मेरे साथ चलो, आज हम दोनों मिलकर एक साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे। पिंकी की ये बात सुनकर जिया का मन उदास हो जाता है और उसे अपने किए पर अफसोस होता है। मुझे माफ कर दो पिंकी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, तुम्हें अपनी चीज दिखा दिखा कर कितनी बार जलाने की कोशिश की और तुम्हारी गरीबी का मजाक भी बनाया। इसके बाद भी तुम अपने बर्थडे में मुझे मेरा बर्थडे मनाने दे रही हो। तुम सच में बहुत अच्छी हो। हम दोनों दोस्त हैं और दोस्त हमेशा मुसीबत में काम आते हैं। अच्छा चलो, बातें तो होती रहेगी, वहाँ सभी लोग केक काटने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद पिंकी जिया को अपने घर ले जाती है और जिया और पिंकी मिलकर पिंकी का बर्थडे केक काटते हैं। इसके बाद राधा सभी बच्चों को घर पर बनी चाउमीन और खीर खिलाती है, जिससे सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और जिया को भी बहुत समय बाद बहुत अच्छा महसूस होता है। उस दिन के बाद से जिया अपनी अमीरी का घमंड छोड़ देती है और सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करने लगती है। यहाँ तक कि उस दिन के बाद से पिंकी और जिया पक्की सहेलियां बन जाती है और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत करने लगती है।